एपिसोड 211 टू 210। अर्जुन चौहान की थोड़ी चुलबुली प्रतिक्रिया पर क्रिस्टन न केवल नाराज नहीं हुई बल्कि उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। उसने अपने गर्म ज्वाला जैसे लाल होंठ चाटे और उसकी मोहकता और भी बढ़ गई। श्रीमान अर्जुन जैसे उत्कृष्ट पुरुष से मित्रता करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, क्रिस्टन ने कहा और अर्जुन के पास बैठ गई। उसकी उच्च वर्गीय परफ्यूम की खुशबू अर्जुन का ध्यान भटका गई और उसकी हथेली अर्जुन की जांघ पर आ गई। धत्तेरी की दोस्ती करना चाहती हो? सच्चाई तो ये है कि तुम मेरी काया पर लट्टू हो। अर्जुन ने तुरंत ही सब समझ लिया। मिस क्रिस्टन, ऐसा लगता है आप मुझे काफ़ी देर से देख रही हैं। इंटरनेट की मशहूर हस्तियों और कई यूरोपीय राजकुमारियों से निपटने के बाद अर्जुन की महिलाओं से निपटने की क्षमता कुछ हद तक बढ़ गई थी। उसने हल्का सा झुककर नीचे कुछ समायोजन किया और जल्दी ही सामान्य हो गया। अरे मैं ही क्यों, एम्मा से मैंने आज ही शर्त लगाई थी कि तुम आज किसी के कमरे तक जरूर पहुंचोगे, शायद हम तीनों एक साथ भी। क्रिस्टन ने हंसते हुए कहा और शरारती नज़रों से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने एम्मा की तरफ देखा तो वो भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और जानबूझकर अपने गाउन का गला थोड़ा सा और नीचे खिसका दिया था, जिससे उसकी दिलकश आभा और निखर कर सामने आ रही थी। हे भगवान, क्या यूरोप की लड़कियां इतनी बेपरवाह होती हैं? अर्जुन स्तब्ध रह गया। होयाचिया चीन की महिलाओं के मुकाबले ये और भी ज्यादा बिंदास थीं। मिस क्रिस्टन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ही। श्रीमान अर्जुन, हम बस थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। कौन डेटिंग की बात कर रहा है? वैसे भी मेरा भी बॉयफ्रेंड है। क्रिस्टन खिलखिला पड़ी। क्या गजब की गड़बड़ दुनिया है, अर्जुन ने सोचा। अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिस्टन उस एनर्जी टायकून के साथ इश्क लड़ा रही थी, अब बोल रही है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और है। श्रीमान अर्जुन जैसे सज्जन पुरुष इस युग में भी हैं, यही तो कमाल है, क्रिस्टन ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा। युवा पीढ़ी वाकई कुछ ज्यादा ही आज़ाद ख्याल है। दूर खड़े त्रिलोचन वर्मा और बाकी उद्यमी देख रहे थे और कुछ हैरान थे। उनकी उम्र में ऐसी बातें और दृश्य स्वीकार करना आसान नहीं था। शायद हमें बातचीत का मौका आज नहीं मिले, त्रिलोचन ने मुस्कराते हुए कहा। तभी एम्मा भी लाल वाइन के गिलास के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। श्री अर्जुन, मैं आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा लंबे समय से कर रही हूँ, एम्मा ने कहा। उसकी शैली क्रिस्टन से बिल्कुल अलग थी, एक सीधी, स्पष्ट और आत्मविश्वास भरी महिला। अरे वाह, आप मुझे जानती हैं। हाँ, जब आपने वर्ल्ड इकोनॉमी वीकली में पोलाडी जी के साथ इंटरव्यू दिया था तभी से मैंने आपको देखा था। लेकिन सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तो वो सब मूर्ख हैं, एम्मा ने मूर्ख शब्द कुछ चटपटे उच्चारण में कहा जिससे अर्जुन हंस पड़ा। अगर तुम दोनों ऐसे ही बात करते रहे तो आज रात कमरे में पहुंच जाओगे, क्रिस्टन बीच में बोल पड़ी। साफ था कि एम्मा से अर्जुन की बढ़ती निकटता उसे खल रही थी। मिस एम्मा, क्या आप भी यही पूछने आई हैं कि मैं आज रात फ्री हूँ? अर्जुन ने चुटकी ली। तो श्री अर्जुन का जवाब क्या होगा? एम्मा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मैं श्रीमान अर्जुन चौहान से मिलने का सौभाग्य पा सकता हूँ? तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। एक लंबा, सजीला, आकर्षक युवक सामने खड़ा था, अंग्रेजी राजकुमार हैरिस। ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। प्रिंस हैरिस, अगर मुझे ठीक याद है तो पिछली बार आप एम्मा द्वारा ठुकराए गए थे, है न? अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हैरिस का चेहरा लटक गया। प्रिंस हैरिस, जैसा कि एम्मा ने कहा, वो आप में रुचि नहीं रखती। और उन्होंने अभी मुझसे पूछा है कि क्या मैं फ्री हूँ, और मेरी शाम तो पूरी तरह खाली है, तो कृपया करके हमें डिस्टर्ब न करें। हैरिस की मुस्कान अचानक ही रुक गई। भले ही अर्जुन चौहान ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ये जता रहा था कि आज रात वह, अर्जुन चौहान, एम्मा के साथ रात बिताएगा। और वह रात बिताना ताश या कैरम खेलने जैसा नहीं होगा। सभी वयस्क लोग जानते थे कि इसका क्या मतलब होता है। एक राजकुमार के रूप में हैरिस को राजसी ठाट बाट में पाला गया था। बीते 20 वर्षों में एम्मा को छोड़कर किसी ने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया। जब वह दूसरे देशों में जाता तो वहां के राजनयिक भी झुककर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते। हालांकि एम्मा का व्यवहार उसके प्रति हमेशा रूखा रहा था, फिर भी हैरिस ने कभी बुरा नहीं माना। उसके मन में यह विश्वास था कि एक दिन एम्मा उसकी होगी। अभी जो व्यवहार है वह एक भविष्य की रानी का नखरा ही था। लेकिन एम्मा को छोड़कर कोई और उसके सम्मान को ललकार नहीं सकता। चाहे अर्जुन चौहान कितना भी अमीर हो, चाहे वह राठौर परिवार रोथशील्ड फैमिली का रूपांतरण का सबसे सम्मानित मेहमान हो, उसके आत्मसम्मान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। राठौर परिवार वाकई शक्तिशाली था, यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम। लेकिन उनका प्रभाव सीमित देशों तक ही था। ब्रिटेन जरूर प्रभावित हो सकता था, लेकिन हैरिस को यकीन था कि अर्जुन की अहमियत इतनी नहीं थी कि पूरा राठौर परिवार ब्रिटेन के शाही परिवार से टकरा जाए। इतना बड़ा टकराव वैश्विक संकट बन सकता था, और राठौर परिवार हमेशा से लो प्रोफाइल और निष्पक्ष रहने वाला रहा है। अर्जुन वाकई अमीर था, लेकिन उसकी दौलत एशिया तक ही सीमित थी। हैरिस को यकीन था कि अर्जुन का प्रभाव यूरोप तक नहीं पहुंच सकता।
अगर ऐसा होता तो वह पूरी पृथ्वी का बादशाह ही कहलाता। इसलिए हैरिस की नज़र में अर्जुन सिर्फ मुसीबत था, अस्पृश्य नहीं। श्री चौहान, किसी की बातचीत में टोकना एक सज्जन पुरुष के लिए उचित नहीं है। ये तो सामान्य शिष्टाचार है। हैरिस ने शत्रुता भरे स्वर में कहा। ओह, ऐसा है क्या? अर्जुन चौहान हंस पड़ा। अगर मुझे सही याद है तो सबसे पहले मैं और मिस एम्मा ही बात कर रहे थे, तुम बीच में टपक पड़े, है ना? फिर अर्जुन एम्मा की ओर मुड़ा और बोला, मिस एम्मा, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आज रात फुर्सत में हूँ। संयोग से मैं भारत से एक बहुत सुंदर चादर लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे कमरे में आकर मेरी चादर देखना चाहेंगी? अर्जुन की यह बेहुदी बात सुनकर एम्मा का चेहरा लाल हो गया। वास्तव में उसका अर्जुन के साथ कुछ वैसा करने का कोई इरादा नहीं था, और यही बात क्रिस्टन के लिए भी थी। वे दोनों बस इस भारतीय युवक के प्रति उत्सुक थीं। वे ये जानना चाहती थीं कि इतनी कम उम्र में किसी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो गई, और उसने राठौर परिवार को, जो अपने प्रभाव के चरम पर था, झुकने पर कैसे मजबूर कर दिया। बेशक यदि इस प्रक्रिया में उन्हें अर्जुन पसंद आ जाता तो आगे बढ़ने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। पश्चिमी महिलाएं प्रेम और घृणा में साहसी होती हैं। अगर आपसी तालमेल हो जाए तो एक सुंदर याद साझा करना असामान्य नहीं। इसके अलावा अर्जुन की दौलत और पृष्ठभूमि उनके करियर में भी मददगार साबित हो सकती थी, जिससे ऐसा संपर्क बनाना और भी उचित लगता था। पहले की उकसावे वाली बातें बस ये परखने का तरीका थी कि अर्जुन केवल शरीर से सोचने वाला व्यक्ति है या कुछ और। लेकिन अर्जुन तो संवादों का उस्ताद था, भला वह कैसे निराश करता। क्यों न क्रिस्टन को भी साथ ले चलें? हम आज रात कुछ सामूहिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। मैं समय प्रबंधन में माहिर हूँ। एक्सरसाइज के बाद अपने कमरे लौट जाऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड को खबर तक नहीं होगी। अर्जुन पूरी मस्ती के मूड में था। ये शब्द सुनकर क्रिस्टन और एम्मा दोनों शर्म से लाल हो गईं। उन्हें पता था कि यह सब हैरिस को नीचा दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे भी अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं दे सकीं। ठीक है, फिर जल्दी कर लेते हैं। एम्मा ने सीधा हामी भर दी ताकि हैरिस से पीछा छुड़ाया जा सके। हाँ, तो चलिए। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से दोनों की कमर में हाथ डाला। कहना पड़ेगा कि दोनों के शरीर की देखभाल बेहद उम्दा थी। उनकी कमर की त्वचा एकदम चिकनी और बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के थी। रुको, हैरिस का चेहरा अब बेहद असहज दिख रहा था। श्री चौहान, क्या आप मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं? ओह, क्षमा करें, मैं शब्दों का बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। अगर मैंने आपको कहीं नाराज किया हो तो आओ एक भूसा मारो, हरामखोर। अर्जुन बोला। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ उन लोगों से होती थी जो खुद को नायक समझते हैं और सोचते हैं सब कुछ उनके चारों ओर घूमता है। श्री चौहान, यह मत भूलिए कि आप अब यूरोप में हैं, भारत में नहीं। हैरिस के स्वर में अब धमकी थी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, यह उसका गुस्से का संकेत था। तुम ऐसा मान सकते हो? हैरिस बोला, मुझे पता है भारत में तुम शक्तिशाली हो और मैं राठौर परिवार की ताकत से भी वाकिफ हूँ, लेकिन यूरोप बहुत बड़ा है। वे हर जगह तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। एक कहावत है, जो समय को जाने वही ज्ञानी। उम्मीद है कि तुम मेरे मामलों में दखल नहीं दोगे। माफ करना प्रिंस हैरिस। अर्जुन हंसा। यहाँ यूरोप में भी अगर मैं राठौर परिवार की ताकत का उपयोग न भी करूं तो भी मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं। यकीन नहीं होता तो कल की फ्रैंकफर्ट की खबर देख लो, मैंने क्या किया। असल में हैरिस ने फ्रैंकफर्ट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन साथ आए एक शाही अंगरक्षक ने उसके कान में फुसफुसाया, प्रिंस, मुझे मालूम है। कहते हैं अर्जुन ने कुछ पागलों को इकट्ठा करके पूरी शैम्प्स एली स्प्रिंग में तबाही मचा दी थी, अरबों का नुकसान हुआ। कल ही जांच ब्यूरो ने उसे बुलाया था। फिर भी वह आज यहाँ कैसे है? हैरिस चौंका। पता नहीं पूरा मामला क्या था, लेकिन फ्रैंकफर्ट के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय तक इसमें शामिल हो गया। आखिर में तो जांच अधिकारी ने अर्जुन से माफी मांगते हुए पोल डांस किया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया गया। उसका फ्रैंकफर्ट की रक्षा मंत्रालय पर प्रभाव है। हैरिस अब अर्जुन को बहुत ही कम आंकने की गलती समझने लगा। अगर अब भी यकीन नहीं होता तो अपनी दादी को कॉल करके पूछ लो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे हाँ, जब तुम यहाँ आए थे क्या तुमने वो डिस्ट्रॉयर देखा? क्या वह तुम लाए थे? कुछ देर पहले हैरिस सोच रहा था कि उसका खुद का डिस्ट्रॉयर फ्रैंकफर्ट की सीमा में क्यों आ गया। वो तुम्हारी दादी ने मुझे उधार दिया है। वह तो मुझे गिफ्ट करना चाहती थी, मैंने मना किया तो वो रोने लगी, अर्जुन ने कहा। और हाँ, तुम्हारी बहन राजकुमारी शाना, वो इस वक्त मेरे यहाँ टॉयलेट साफ कर रही है। तो बेटा, अब नाटक बंद करो। शो ऑफ करने से पहले जान लो कि सामने वाला कौन है। हिंदी में रूपांतरण, सिस्टम से समृद्धि की ओर। वो डिस्ट्रॉयर तुम्हें मेरी दादी ने उधार दिया और वो तुम्हें गिफ्ट करने जा रही है। प्रिंस हैरिस के चेहरे पर हैरानी छा गई। इतना बड़ा जहाज बनवाने में सिर्फ कुछ अरब डॉलर नहीं लगते। डॉकयार्ड, रख रखाव करने वाले कर्मचारी, सहायक उपकरण और सुविधाएं, इन सब छोटे छोटे पहलुओं को मिलाकर लागत लगभग 10 अरब डॉलर के करीब पहुंचती है। इंग्लैंड जैसे विकसित देश के लिए भी यह रकम हल्के में देने वाली नहीं थी।
जिन कुछ डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण हुआ था उनके लिए तो देश ने अपनी कमर कस ली थी, संसाधनों और श्रमबल को झोंककर इन जहाज़ों का निर्माण किया गया था। हालांकि यह एक एयरक्राफ्ट करियर जितना मूल्यवान नहीं था, फिर भी समुद्री सीमाओं की रक्षा में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य थी। ऐसी चीज़ इंग्लैंड की महारानी अचानक गिफ्ट में देना चाहती हैं, और अगर अर्जुन उसे न ले तो रो पड़ें। ये तो हद से ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वही डिस्ट्रॉयर कुछ किलोमीटर दूर समुद्र में खड़ा था और हथियारों को तो छुआ तक नहीं गया था। हैरिस के पास पूरा कारण था यह मानने का कि अर्जुन चौहान जो कह रहा था उसमें सच्चाई 50% से कहीं ज़्यादा थी। जहां तक उसकी बहन प्रिंसेस शाना का सवाल था, वह महारानी की सबसे चहेती राजकुमारी थी। स्वाभाविक सुंदरता और आकर्षण से भरपूर, उसे बचपन से ही ऐसे संसाधन मिले थे जो हैरिस को एक राजकुमार होते हुए भी नहीं मिले। इसी वजह से बचपन में हैरिस ने कई बार शिकायत की थी कि जब वह राजकुमार है तो उसकी बहन को उससे ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है। क्या भविष्य में सिंहासन किसी महिला को सौंपा जाएगा? इन कारणों से हैरिस और शाना के बीच कई टकराव हुए, लेकिन हर बार सज़ा हैरिस को ही मिली, जिसे वह कभी नहीं समझ पाया। बाद में एक शाही अंगरक्षक जिसने हैरिस को पाला था, उसने ये राज बताया कि शाना का जन्म इंग्लैंड के सिंहासन के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से विवाह कराने के लिए हुआ था जिससे पूरा यूरोप गठबंधन करना चाहता था। सिर्फ शाना ही नहीं, उस पीढ़ी में जन्मी अन्य 37 राजकुमारियां भी इसी उद्देश्य से पैदा हुई थीं। कुछ दिन पहले ही हैरिस को पता चला था कि उसकी बहन शाना लापता है। जब उसने छानबीन की तो पता चला कि शाना को उसी रहस्यमय व्यक्ति के घर भेजा गया है, और शाही परिवार के ऊंचे अधिकारी तक ये प्रार्थना कर रहे थे कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति शाना पर कृपा दृष्टि डाले। और जो बातें अर्जुन अभी कह रहा था, क्या वह उसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहा था? असंभव, ये तो सरासर बकवास है। हैरिस ने सिर हिलाया। अगर यह कहा जाए कि शाना को किसी से विवाह गठबंधन के लिए भेजा गया तो वह पूरी तरह विश्वास करता है। यूरोप में इस तरह की व्यवस्था सामान्य रही है, जिससे संसाधनों का साझा उपयोग और प्रभाव का विस्तार हो सके। लेकिन अर्जुन का ये कहना कि शाना उसके घर में शौचालय साफ कर रही है, ये तो हद दर्जे का फालतू बयान था। कौन मानेगा कि एक राजकुमारी शौचालय साफ कर रही है? तुम्हें विश्वास नहीं है? अर्जुन चौहान ने अपना फ़ोन निकाला और हवेली के बटलर को कॉल किया। बुजुर्ग बटलर, एक काम करो, राजकुमारी शाना की 2-4 फोटो या वीडियो भेज दो। कुछ ही क्षणों में अर्जुन के फ़ोन पर एक वीडियो आ गया। उसने फ़ोन पर वह वीडियो खोलकर हैरिस को दिखा दिया। वीडियो में एक बेहद सुंदर लड़की नौकरानी की पोशाक में एक महल जैसे सुसज्जित बाथरूम की दीवारें घिसकर साफ कर रही थी। उस लड़की में सामान्य लोगों से अलग एक अलग ही आभा थी, जो उसकी पोशाक से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। हैरिस ने एक पल में पहचान लिया, वह उसकी बहन प्रिंसेस शाना ही थी। वह वास्तव में किसी अनजान जगह पर शौचालय साफ कर रही थी। अर्जुन की बातें सच थीं। आखिर ये आदमी है कौन? हैरिस के भीतर एक डर की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि उसकी दादी रानी ने एक बार कहा था कि यह व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इंग्लैंड भी इस व्यक्ति को नाराज करे तो देश का विनाश हो सकता है। अर्जुन के साथ खड़ी 2 परी सरीखी लड़कियां भी उसकी किंवदंती जैसी बातों से चकित थीं। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि यह सब सच है, लेकिन उन्होंने देखा कि हैरिस स्तब्ध था। अगर अर्जुन बस एक सामान्य धनी युवक होता तो क्या इंग्लैंड की रानी उसके सामने झुकी रहती? नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। हैरिस ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत रानी को कॉल कर दिया। हैरिस, क्या तुम रॉयल फैमिली की ओर से राठौर परिवार द्वारा आयोजित नीलामी में नहीं गए थे? अब तक तो तुम अपनी एम्मा के पीछे पड़े रहने चाहिए थे। इस बूढ़ी औरत की खबर लेने की फुर्सत कैसे मिल गई? दूसरे सिरे से एक थकी सी मगर ऊर्जावान आवाज़ आई। इंग्लैंड की रानी अब वृद्ध थी, लेकिन उनकी आवाज़ में आज भी उत्साह था। दादी, मैंने यहाँ एक अंग्रेजी डिस्ट्रॉयर देखा है, ये सब क्या हो रहा है? हैरिस ने संयम से पूछा, उसका गला सूख गया था। तुमने देख लिया? दूसरी तरफ से आवाज़ और सख्त हो गई, तो वो वाकई नीलामी में आया है। हैरिस, तुम्हें वहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर तुम उस डिस्ट्रॉयर के मालिक से मिलो तो उससे बात करते हुए मुझसे भी ज़्यादा विनम्र रहना। वह शायद कोई 20-22 साल का युवक होगा, लेकिन तुम गलती से भी उसे नज़रअंदाज मत करना। ये सुनते ही हैरिस का दिमाग सुन्न हो गया। दादी, वह आखिर है कौन? मत पूछो कि वह कौन है, रानी ने बात टाल दी। बस याद रखो, वह ऐसा व्यक्ति है जिससे पूरा यूरोप भी टकरा नहीं सकता। आज की रात जिस राठौर परिवार ने भोज रखा है, वे तो उसके बस नौकर हैं। रानी ने आगे कहा, अगर तुम्हें उससे मिलने का मौका मिले तो वह सौभाग्य होगा। अगर नहीं तो उससे दूरी बनाकर रखना। अगर तुमने उसे नाराज़ किया तो मैं तुम्हें भी रॉयल फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। फ़ोन करते ही हैरिस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन चौहान जो कह रहा था वह सब सच था। प्रिंस हैरिस, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने जो कहा उसमें एक भी बात झूठ नहीं थी। अर्जुन हंसते हुए बोला, और हाँ, एक बार फिर कहता हूँ, यूरोप में भी मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। श्रीमान अर्जुन, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
हैरिस बेहद शर्मिंदा हो गया, उसके कानों में बार बार वही बात गूंज रही थी, अगर उसने अर्जुन को नाराज किया तो उसे रॉयल फैमिली से बाहर कर दिया जाएगा। यह उसके लिए सबसे बड़ा और क्रूर दंड था। अब क्या, अब डर लग रहा है। अर्जुन आज अच्छे मूड में था, इसलिए वह हैरिस पर और समय नहीं गंवाना चाहता था। श्रीमान अर्जुन, कृपया मेरी पिछली बातों को माफ कर दीजिए, हैरिस ने आदरपूर्वक कहा। ठीक है, अब मिस एम्मा से दूर रहो, अर्जुन ने उसे झटक दिया। एक मर्द बनो, किसी के आसपास यूं मचलते मत फिरो। हाँ हाँ बिल्कुल, हैरिस ने राहत की सांस ली। अब से मैं एम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। मैं आप सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ। अब जाता हूँ, भागो यहाँ से, अर्जुन ने हाथ हिलाया। एम्मा की आंखों में आश्चर्य था। वह हैरिस, जो इतना घमंडी और जिद्दी था, 2 मिनट में अर्जुन के सामने झुक गया। यह आदमी आखिर था कौन? कुछ पल बाद अर्जुन ने फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, तो चलिए, शराब पी ली है, अब मेरी चादर देखने चलें। अगर श्रीमान अर्जुन चौहान का पहले से कोई प्रेमिका न होती तो हम सच में तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारी चादरें देखना पसंद करते। एम्मा हंस पड़ी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में अर्जुन चौहान की उसकी समझ में जबरदस्त उछाल आया था। भले ही एम्मा ने प्रिंस हैरिस को ठुकरा दिया हो, पर आखिरकार वह एक राजकुमार था। भले ही उसका घमंड उसे स्पष्ट रूप से प्रकट न करने देता हो, उसकी सामाजिक हैसियत ये तय करती थी कि एम्मा कभी ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। अगर उसने सच में उस मुखौटे को हटा दिया तो एम्मा के लिए अपने ही देश में पैर जमाना मुश्किल हो सकता था, या वह कुछ खतरनाक साजिशों का शिकार हो सकती थी, क्योंकि इंग्लैंड अब भी एक राजतंत्र है जहां रॉयल फैमिली के पास अपार संसाधन हैं। इसलिए भले ही एम्मा ने हैरिस को ठुकरा दिया हो, जब तक वह हार मानना न चाहे वह उसके आसपास बना रह सकता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि एम्मा ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी। उसकी योजना थी कि वह धीमी आंच पर मेंढक को पकाए, यानी धीरे धीरे एम्मा को अपने वश में कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज उसने अर्जुन चौहान से टक्कर ले ली थी। एम्मा की नज़र में अर्जुन चौहान ने केवल कुछ शब्दों में ही एक ऐसी समस्या सुलझा दी थी जो उसे असंभव लगती थी। ऐसी शक्ति और प्रभाव शायद ही दुनिया में किसी और के पास हो। इसके अलावा अर्जुन दिखने में भी आकर्षक था। कम से कम पश्चिमी सौंदर्यबोध के अनुसार वह काफी दिलकश था, और अपनी रहस्यमयी ताकत के साथ एम्मा मन ही मन चाहती थी कि उनके बीच कुछ जुड़ाव हो। हालांकि उसकी हाल की टिप्पणियों से पता चला कि अर्जुन चौहान की नज़र कभी लावण्या शर्मा से हटती ही नहीं थी। इस आयोजन में आने के बाद से उसने एक नज़र तो चारों तरफ डाली, लेकिन किसी अन्य महिला को दूसरी बार देखा तक नहीं। ये स्पष्ट था कि अर्जुन अपनी प्रेमिका के लिए कितने समर्पित हैं। एम्मा को अपने आकर्षण पर कोई शक नहीं था, लेकिन रिश्तों में प्राथमिकता होती है। उसे विश्वास था कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा। हा 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 हा, अर्जुन भी हंस पड़ा। एम्मा सच में व्यवहारिक दुनिया की विदुषी थी। उसकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और विश्लेषण क्षमता ने पहले ही पहचान लिया था कि कौन से कार्य सार्थक हैं और कौन से व्यर्थ। वह सच में एक समझदार इंसान थी। मैं तो बस हैरिस को सबक सिखा रहा था, अर्जुन ने साफ साफ कहा। मिस एम्मा, अगर कभी आप भारत आएं तो मैं आपका दिल से स्वागत करूंगा। हमारी त्रिगुण फिल्म यूनिट भी आपको शामिल करके बहुत प्रसन्न होगी। कृष्णा, क्या श्रीमान अर्जुन हमें विदाई का संकेत दे रहे हैं? एम्मा मुस्कराई, पर आत्मविश्वास से भरी हुई थी। श्रीमान अर्जुन, आप शायद यूरोप में कुछ दिन और रुकेंगे, है न? संभव है, यहाँ आना कोई रोज की बात नहीं। तो फिर नीलामी के बाद मैं आपको यूरोप घुमाने जरूर ले जाऊंगी। यह मेरा सौभाग्य होगा। अर्जुन को सुंदर महिलाएं पसंद थीं, खासकर समझदार सुंदर महिलाएं। कृष्णा और एम्मा अपने गिलासों के साथ खड़ी थीं। एम्मा की नज़र महुआ और अन्य लोगों पर गई। लगता है वे सज्जन काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, हम अब आपको और नहीं रोकेंगे। कृपया आगे बढ़ें, अर्जुन ने शालीनता से कहा। लेकिन तभी एक छोटा सा व्यक्ति अचानक उनके पास से दौड़ता हुआ निकला, और जैसे ही एम्मा ने मुड़कर देखा, उसका आधा शरीर उससे टकरा गया। हाई हील्स पहने होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी। अर्जुन चौहान ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एम्मा की पतली कमर को थामकर उसे गिरने से बचा लिया। हालांकि आधा गिलास रेड वाइन उसके ऊपर गिर गया और उसके अपने दूध वाले गिलास की कुछ बूंदें भी उसके पैंट पर गिर गईं। आप ठीक हैं? अर्जुन ने एम्मा को सहारा दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे तो जैसे जान ही निकल गई थी। शुक्र है कि श्रीमान, अर्जुन ने तुरंत पकड़ लिया। एम्मा ने अपनी ऊंची छाती थपथपाई, क्योंकि गिरने से उसे गंभीर चोट लग सकती थी। ऐसे कौन चलता है, क्या अंधे हो? अर्जुन ने उस छोटे आदमी को पकड़ा। तभी उसने उसके चेहरे की झलक देखी और उसे अपने खून में घृणा की लहर दौड़ती महसूस हुई। कैबान देश के लोग ऐसे नीच और छोटे कद वाले चेहरे के साथ और कौन हो सकता था? भारतीय, मुझे छोड़ो। वह आदमी लगभग 160 सेमी लंबा था, अर्जुन की पकड़ में झूल रहा था, उसके पांव जमीन से मुश्किल से लग रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ, तुम चलते समय अंधे हो क्या? अर्जुन ने आंखों में घूरते हुए कहा। भारतीय, अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर पछताओगे। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इस कैबांग आदमी का रवैया इतना आक्रामक होगा। क्या वह नया आया है? क्या उसे नहीं पता कि अर्जुन एक डिस्ट्रॉयर लेकर आया है?
क्या उसे नहीं पता कि राठौर परिवार के लोग उसके सामने झुक गए थे? अब तक की घटनाओं के बाद उस पूरे आयोजन स्थल में कोई भी अर्जुन से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। सभी की नज़रें भी उससे डरते हुए देखती थीं। लेकिन इस कैबांग आदमी की नज़रों में अर्जुन ने गुस्सा, घृणा और अपमान देखा। श्रीमान अर्जुन, इस कैबांग आदमी की सुरक्षा में कोई और है। तभी यश यादव की आवाज़ अर्जुन के कान में आई। लेकिन मैंने तो कोई बॉडीगार्ड नहीं देखा। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा। तभी अर्जुन के दिमाग में एक साहसी विचार कौंधा, जरूर यश जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी रक्षा कर रहा होगा। क्या कोई तुम्हारे जैसा है? अर्जुन ने पूछा, या कोई म्यूटेंट? नहीं, यश ने कहा, हम जैसे लोग तो जांग परिवार के अधीन होते हैं। म्यूटेंट वो होते हैं जिनकी विशेष शक्तियां जागृत हो गई हों। उनके देश में भी एक प्राचीन शक्ति का वारिस मौजूद है। आप इसे निंजुत्सु कह सकते हैं। ध तेरी, मैं उचिहा मदारा तुझे सबसे बड़ा झूठा मानता हूं। अर्जुन ने आंखें घुमा दी। अब तो निंजा भी आ गए। यश चुप रहा। श्रीमान अर्जुन, कुछ बातें आप तभी समझ पाएंगे जब आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, क्या तुम उस आदमी से निपट सकते हो? एक चूनिन है, तकरीबन लेवल 4 या 5 म्यूटेंट के बराबर। पिछले बार वाले थॉर के नकलची से ज्यादा ताकतवर है। इतना ताकतवर? अर्जुन का म्यूटेंट्स के प्रति ज्ञान तो एक्स-मेन तक ही सीमित था। लेवल 5 म्यूटेंट्स को दुनिया नष्ट करने वाला माना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में लेवल 4-5 उतने ताकतवर नहीं थे। शायद ये बस वर्गीकरण का तरीका था। अब समझ आया। अर्जुन को अब स्पष्ट हुआ कि इतनी देर से धमकियां मिलने के बावजूद लोग क्यों उससे दूरी बना रहे थे, सिवाय इस मूर्ख के जिसने उससे टक्कर ली। असल में उसके साथ कोई खतरनाक रक्षक था। काश मुझे उसका असली परिचय मिल पाता, अर्जुन ने सोचा। इस तरह के विशेष शक्तियों वाले लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। पिछले बार लेवल 3 म्यूटेंट को मारने के लिए अरबों डॉलर का इनाम रखा गया था। कोई सामान्य उद्योगपति शायद ऐसा बॉडीगार्ड नहीं रख सकता। इसलिए यह आदमी सिर्फ कोई आम आदमी नहीं हो सकता। अर्जुन को शक था कि उसका यहाँ आना किसी और उद्देश्य से हुआ है। पर वह उद्देश्य क्या हो सकता है? अर्जुन को लगा कि शायद यह नीलामी की वस्तुओं से संबंधित हो सकता है। श्रीमान अर्जुन की दूरदर्शिता प्रशंसनीय है, यश ने कहा। असल में मेरे अलावा यहाँ कुल 12 ऐसे व्यक्ति और मौजूद हैं। ध तेरे की, क्या अमर लोग आपस में लड़ने आए हैं? अर्जुन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भारतीय, मैंने तुम्हें समय दे दिया था, अब मुझे दोष मत देना, कैबांग आदमी ने क्रूरता से कहा। शिंजिरो-कुन, इसका एक हाथ तोड़ दो, किसी को पता न चले। पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बस कुछ लोगों ने महसूस किया कि हवा में एक झोंका सा आया और उसके बाद हल्की सी खून की गंध। शिंजिरो-कुन, शिंजिरो-कुन, कैबांग आदमी का चेहरा अचानक घबरा गया। चिल्लाओ मत, अर्जुन ने आराम से कहा, चाहे तुम गला फाड़ लो, वो आज बाहर नहीं आएगा। कैबांग, कहाँ चले गए तुम? छोटा कद वाला कैबांग देश का व्यक्ति थोड़ा घबरा गया। इस बार वह इस नीलामी में एक विशेष मिशन लेकर आया था। उसका नाम था शिवेंद्र पाल, जो कैबांग देश की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी बंदे इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष था। ये नाम दुनिया भर के ओटाकू एनीमे प्रेमियों के लिए परिचित था, क्योंकि यह कंपनी ऐसे खिलौने और एक्शन फिगर्स बनाती थी जो पूरी दुनिया में बिकते थे और अरबों का लाभ कमाते थे। भारत में उन्हें एक और विशेष नाम से जाना जाता था, संघ बी कंसोर्टियम बी। इस नीलामी में आने का कारण यह था कि यहाँ एक अत्यंत विशेष वस्तु की बिक्री हो रही थी, जो किसी देश की सुरक्षा या उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती थी। कुछ विशेष स्रोतों के माध्यम से कैबांग के लोगों को इस वस्तु की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए एक उद्योगपति को मुखौटा बनाकर भेजा। जहां तक कैबांग नामक व्यक्ति की बात है, वह उनके देश के एक विशेष संगठन से संबंधित था, और क्योंकि यह वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना उनकी प्राथमिकता थी। हालांकि दुनिया में शिवेंद्र पाल से भी ज्यादा अमीर लोग मौजूद थे, और भले ही उनके पीछे सरकार थी, सोचने वाले और भी थे, है न? इसलिए अगर यह वस्तु किसी और के हाथ लगती तो उन्हें चरम कदम उठाने पड़ सकते थे। इसी वजह से उन्होंने कैबांग को साथ लाया था। जब शिवेंद्र पाल ने पहली बार कैबांग की शक्तियां देखीं तो उन्हें खुद पर शक हुआ, क्या इंसान सच में ऐसी ताकत रख सकता है? उन्होंने देखा कि कैबांग ने नंगी मुट्ठी से दर्जनों मीटर ऊंचा एक पर्वत का शिखर तोड़ दिया था और उसे खरोंच तक नहीं आई। और ऐसा व्यक्ति फिलहाल उनके अंगरक्षक के रूप में तैनात था। हालांकि शिवेंद्र पाल उसे आदेश नहीं दे सकते थे, लेकिन जब भी खतरा होता वह उसके अंगरक्षक की भूमिका निभाकर खतरे को खत्म करता। यूरोप में आने के बाद से शिवेंद्र पाल का व्यवहार बहुत घमंडी हो गया था, लेकिन अब जब उनका कैबांग से संपर्क टूट गया तो घबराना स्वाभाविक था। यश यादव, क्या तुम लौट आए हो? कैबांग कहाँ गया? अर्जुन चौहान ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि यश कुछ देर के लिए कहीं गया था। वह समझ गया कि शायद यश ने कैबांग को ही निपटाया है। अरे, मैंने उसे भूमध्य सागर ले जाकर एक जबरदस्त धुनाई दी, उसका एक हाथ तोड़ा और उसे समंदर की गहराई में एक दरार में डाल दिया। धत तेरे की, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मरा तो नहीं?
अर्जुन थोड़ा चिंतित हुआ, पर कैबान के लिए नहीं, उसे चिंता थी कि अगर यश के समुदाय में कुछ विशेष नियम हो तो यश को दिक्कत न हो। चिंता मत करो, एक चूनिन की जान कीमती होती है, मरेगा नहीं। यश मुस्कुराया, श्रीमान अर्जुन को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस धरती पर जांग परिवार के लिए कोई नियम नहीं बनते। अगर कोई बनाता भी है तो उसे मार मार कर सही कर देते हैं। मस्त है यार, यही तो चाहिए। यश की पुष्टि के बाद अर्जुन को तुरंत राहत मिली। अब मत चिल्लाओ, तुम्हारा आदमी फिलहाल तो नहीं आएगा, अर्जुन ने कहा। इन दोनों के टकराव ने कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अन्य कैबांग देश के उद्योगपति बस फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। अर्जुन की धमाकेदार मौजूदगी और आक्रामक रवैये के आगे कोई उससे उलझने की सोच भी नहीं सकता था। राठौर परिवार के कर्मचारी तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ देखा ही नहीं। उनके नेताओं ने पहले से निर्देश दे रखा था, अगर कोई और लड़ाई करे तो बीच में पड़ना है, लेकिन अगर अर्जुन भिड़े तो अगर वह हार रहा हो तो मदद करनी है, और जीत रहा हो तो आंखें मूंद लेनी है। यही था उनका दोहरा रवैया। क्या तुम भी उस वस्तु के लिए आए हो? शिवेंद्रपाल को एक संभावना सूझी। उसकी नज़र में कैबान अजेय था, लेकिन अब जो हालात थे उसमें लगता था जैसे कैबान को किसी समान या उससे भी अधिक ताकतवर व्यक्ति से टक्कर मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति का यहाँ होना जरूर उस नीलामी की वस्तु से जुड़ा होगा। कौन सी वस्तु? अर्जुन ने पूछा। हालांकि उसे कुछ अंदाजा था, लेकिन वह ये जानबूझकर यश से नहीं पूछना चाहता था ताकि वह खुद जान सके। भारतीय, मूर्ख मत बनो। उस वस्तु को सिर्फ हम दो नहीं चाह रहे हैं, शिवेंद्रपाल ने कहा, जो आखिर में हंसेगा। जरूरी नहीं कि वो तुम ही हो। मूर्ख, अंधे हो क्या? सामने देखकर नहीं चलते? किससे पूछ रहा हूँ? अर्जुन ने उसे उठाया, 2 बार घुमाया और जमीन पर पटक दिया। मैं कह रहा हूँ, तुमने किसी को टक्कर मारी है, और वह भी एक सुंदर महिला को। माफी नहीं मांगोगे? शिवेंद्रपाल का चेहरा भ्रमित हो गया। अर्जुन सच में उस टक्कर की बात कर रहा था और सच में उस वस्तु के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं कह रहा हूँ, माफी मांगो, और मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ, अर्जुन ने कहा, वरना तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा, और यकीन मानो, अगर तुम्हारे सारे अंग भी तोड़ दूं तो राठौर परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवेंद्रपाल को पूरा यकीन था। राठौर परिवार का रवैया देखकर अगर उसे मार भी दिया जाए तो शायद वे आंख भी न झपकाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अर्जुन के आसपास जो रहस्यमयी व्यक्ति था वह भी पल भर में उसकी जान ले सकता था, बिना किसी को पता चले। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवेंद्रपाल बहुत समझदार व्यक्ति था, और वह एक मिशन पर आया था, इसलिए किसी भी हाल में उसे यहाँ किसी के साथ गंभीर टकराव की इजाज़त नहीं थी। मैं क्षमा चाहता हूँ, सुंदर महिला, शिवेंद्रपाल ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। अभी जल्दी में था, गलती से टकरा गया। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। एम्मा ने अर्जुन की तरफ प्रश्नवाचक नज़र डाली। उसे नहीं पता था कि क्या उसे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसने महसूस किया कि अर्जुन और शिवेंद्रपाल के बीच कुछ अदृश्य संवाद चल रहा था जो औरों की समझ से बाहर था। बस निकलो अब, अर्जुन ने कहा। ये तुम्हारा कैबांग नहीं है। यहाँ के लोगों को, खासकर भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। अर्जुन के शब्दों में एक ठोस चेतावनी थी। अगर सामने कोई आम भारतीय उद्योगपति होता तो मामला इतना हल्का न होता। उल्टा हो सकता था, खून खराबा भी हो सकता था। धत्तेरी की, यहाँ भी ये बौने ढोंगी मिल जाते हैं। अर्जुन ने अपनी सूट की तरफ देखा जो अब लाल धब्बों से सजी थी, और गुस्सा आ गया। श्रीमान अर्जुन, मुझे पता है कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है, आइए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ, एम्मा ने अर्जुन की जैकेट की कोने को पकड़ते हुए कहा। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह होटल की लंबी गलियारे में चलकर एक कमरे में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसने न तो नए कपड़े लाए हैं और न ही राठौर परिवार से कोई अतिरिक्त सूट मंगवाया था। तो वह चेंजिंग रूम में आया ही क्यों? रुको, ये तो चेंजिंग रूम है ही नहीं। अर्जुन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, एम्मा की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। ये तो एम्मा का कमरा था। धत्तेरे की, धोखा दे दिया। अर्जुन को जैसे ही सच्चाई का एहसास हुआ, एम्मा के तपते होंठ उसके होंठों से चिपक गए। कमाल है, अर्जुन की पूरी देह एकदम जकड़ गई। उसके होंठों पर वह एहसास था जिसने उसे लगभग पिघला ही दिया था। उसी वक्त लावण्या शर्मा का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंधा, तभी उसकी चेतना लौट आई। यश, इसे बेहोश कर दो, लेकिन इसे चोट मत लगाना। जैसे ही उसने कहा, एम्मा की पूरी देह एकदम से धीमी हो गई। सच में, आज एक महिला गुंडे से पाला पड़ा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एम्मा ऐसा कर सकती थी। लगता है आज उसकी खूबसूरती वाकई किसी से संभल नहीं रही थी, उसने खुद ही मजाक में सोचा। उसने एम्मा को बिस्तर पर आराम से लिटाया और फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। अब बेहतर होगा कि वह राठौर परिवार से नए कपड़े मंगवाए। लेकिन जैसे ही वह वापस आयोजन स्थल पर पहुंचा, सामने से माहुआ और अन्य लोग आ गए। माहुआ की नज़र पहले अर्जुन के होंठों पर पड़ी जहां पर लिपस्टिक का हल्का निशान था, और फिर उसकी नज़र उसके पैंट की तरफ गई। अर्जुन की पैंट पर लगा दाग दूध का नहीं बल्कि खट्टे दूध जैसा कुछ था, जिससे अब वहां कुछ अजीब से सफ़ेद दाग बन गए थे। छी छी छी,
महुआ और ललित वर्मा हंस पड़े। आजकल के नौजवानों को तो असली मजा करना आता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अर्जुन चौहान ने जैसे ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे देखे, उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि वो सब क्या सोच रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा था कि वह और एम्मा थोड़ी देर के लिए साथ में चले गए थे। ये लोग समाज के उच्चतम वर्ग से थे और उनके लिए इस तरह की बातें कोई अजीब बात नहीं थी। एक तरफ दुनिया की मशहूर अभिनेत्री थी और दूसरी तरफ था एक रहस्यमय युवक जिसकी संपत्ति का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। ऐसे दो लोगों का साथ होना बहुत सामान्य बात थी। और अगर अर्जुन की कोई प्रेमिका थी भी तो क्या फर्क पड़ता था। यहाँ तो शादीशुदा लोग भी इधर उधर कर लेते हैं, तो प्रेमिका होना तो कुछ भी नहीं। जब लोगों ने अर्जुन के पैंट पर सफ़ेद दाग देखा और समय का अनुमान लगाया तो सब कुछ उनके मन में साफ हो गया। बधाई हो अर्जुन जी, एम्मा वॉटसन जैसी महिला का सपना न जाने कितनों ने देखा होगा। और अभी तो प्रिंस हरिशंकर सालों से उसके पीछे थे, पर देखिए वो तो आपकी जीन्स की दीवानी हो गई। एक भारतीय उद्योगपति ने मुस्कराते हुए कहा। अर्जुन को उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत याद थी। नाम था लक्ष्य रॉय। वह कभी एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी था और बाद में एक लोकप्रिय स्ट्रीमर बना। फिर उसने अपनी कमाई से व्यापार शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में भारत के गेमिंग उद्योग में एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हालांकि वह मुकेश भंसाली, महेंद्र हांडा या ललित खुराना जैसे उद्योगपतियों की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसके पास अरबों की संपत्ति थी और वह युवा व्यवसायियों में एक खास स्थान रखता था। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ये तो दही था, यकीन नहीं हो रहा। देखिए, मैं खाकर दिखाता हूँ। अर्जुन ने अपने पैंट के दाग से उंगली लगाई और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। देखा, ये सच में दही है, खट्टा मीठा। भले ही अर्जुन अपनी मासूमियत साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। एक आदमी और एक औरत थोड़ी देर के लिए गायब हों और फिर आदमी सफ़ेद दाग के साथ लौटे, कोई कैसे मान ले कि वो सिर्फ दही था। जब उन्होंने सोचा कि अर्जुन ने शायद वो चीज़ खा भी ली है, तो सभी का चेहरा बिगड़ गया। अर्जुन जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम सब समझ रहे हैं। आप बस हमारे बिजनेस पर हाथ मत डालिए। हम आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बताएंगे, वादा है। और आपने जो वो चीज़ अभी खाई है उसका भी हम जिक्र कहीं नहीं करेंगे। अर्जुन का गुस्सा अब उबलने लगा था। इन लोगों के दिमाग में आखिर चलता क्या है। मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ। उसने अपने क्रोध को दबाया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाती तो शायद वह येना शर्मा को बुलाकर इन सबको खत्म करवा देता। कुछ समय बाद अर्जुन एक नया सूट पहनकर वापस आया। ये सूट डोरेलास परिवार द्वारा भेजा गया था, न कि रॉथस्चाइल्ड परिवार का। अर्जुन ने गहरी सांस ली, क्योंकि माँ भूषण और बाकी लोग अब भी उसे घूर रहे थे। तो अर्जुन जी, इन पाश्चात्य लोगों का भी अपना अंदाज होता है ना? माँ भूषण ने हंसते हुए कहा, कुछ साल पहले मैं एक चैरिटी कार्यक्रम में गया था, वहाँ एनी हैथवे से मिला। वाह, क्या काया थी। आपके मुंह से सुनकर ही लग रहा है कि आप रंगीन मिजाज के हैं। अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, लगता है आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने विषय बदला। हाँ, ये हमारी पहली औपचारिक भेंट है। माँ भूषण और ललित खुराना ने हाथ मिलाया। माँ जी, आपका नाम तो बहुत पहले से सुन रहा हूँ। अर्जुन ने तीखे लहजे में कहा, लेकिन आपके व्यापार की स्थिति आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है ना? माँ भूषण का चेहरा फीका पड़ गया। सभी को पता था कि मारी ग्रुप की लिस्टिंग इस साल कई अड़चनों का सामना कर रही थी और उन पर खूनी पूंजीपति जैसे आरोप भी लगे थे। माँ जी, मैं आपको एक बात कहूँगा। जो चालें वॉल स्ट्रीट ने खेली, आप उन्हें भारत में लाकर खेल रहे हैं। ये बहुत ही घटिया हरकत है। हमारे देश का समाजवाद इतना अच्छा है, फिर भी आप पूंजीवाद की रेखा को क्यों छूते हैं? और ये 996 सिस्टम, आपने नौजवानों को क्या बना दिया है? अर्जुन को पूरा यकीन था कि अगर उसके पास उसका पारिवारिक व्यवसाय न होता तो वह भी किसी फैक्ट्री में 996 की शिकार होता। पर सब कुछ बुरा भी नहीं है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। आप अपने बिजनेस को विदेशों में ले जाएं। अमेरिका यूरोप में लोग तो हर दिन आराम से जीते हैं, उन्हें भी 996 का स्वाद चखना चाहिए। हा, माँ भूषण और बाकी लोग मजबूरी में मुस्कुरा दिए। क्या हंस रहे हो? तुम लोग भी तो यही करते हो। अर्जुन ने आंखें तरेरी। हा, अर्जुन जी, आपकी कंपनी भी तो यही करती है। माँ भूषण ने धीरे से कहा। बिल्कुल। अर्जुन ने फ़ोन उठाया और होंग यादव को कॉल लगाया। सर, सुबह सुबह फ़ोन? होंग ने पूछा। बस एक मिसाल कायम करनी है। अर्जुन ने कहा, मेरी किन किन कंपनियों में 996 लागू है? लगभग 20%, सर। होंग ने उत्तर दिया। तो क्या मैं भी एक खून चूसने वाला पूंजीपति हूँ? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। आज से 996 बंद। सभी कंपनियां 955 पर चलेंगी। जो ओवरटाइम करे उसे डबल पेमेंट मिले। अगर कोई बिना पेमेंट के ओवरटाइम करे तो उसे देर से आने या जल्दी जाने जैसा समझा जाए और वेतन काटा जाए। ये सुनकर माँ भूषण और बाकी लोग चुप हो गए।
सर, इससे आपकी 0.25% सालाना कमाई घट जाएगी, होंग ने चेतावनी दी। इतना ही? अर्जुन हैरान हुआ। हाँ सर, आपकी असली आमदनी तो विश्व भर की ज़मीनों से आती है। ये तो मामूली बात है, लेकिन फिर भी 0.25% का मतलब लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो ठीक है, होने दो। अर्जुन ने फ़ोन काट दिया। तो भाइयों, उसने माँ भूषण और बाकी लोगों की ओर देखा। मैंने तो उदाहरण दे दिया, अब आपकी बारी है। तुम पागल हो क्या? सबने मान लिया कि वे अर्जुन चौहान की नीति को दोहरा नहीं सकते। 996 कार्यसूची, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम से उनकी श्रमिक लागत पहले ही आधी हो चुकी थी। लेकिन अगर वे अर्जुन की नीति अपनाते तो उनके सालाना लाभ में भारी गिरावट आ जाती। आखिरकार हर कोई अर्जुन चौहान जैसा नहीं होता, जो एक कंपनी को सिर्फ समय गुजारने और मजे के लिए चलाता हो। और अर्जुन का ओवरटाइम मना करना तो एक बात थी, जो बस 996 से पहले के समय की वापसी जैसी थी। लेकिन ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी देना, ये क्या बात हुई? सामान्य ओवरटाइम मानकों के अनुसार सप्ताह के दिनों में ओवरटाइम के लिए 1.5 गुना, सप्ताहांत में 2 गुना और सार्वजनिक छुट्टियों में 3 गुना वेतन दिया जाता है। लेकिन अर्जुन के मानकों के अनुसार सप्ताह के दिनों में भी ओवरटाइम पर 3 गुना वेतन देना तय था। अगर वो सिर्फ आम मजदूर होते तो ओवरटाइम करके अर्जुन को कंगाल कर सकते थे। और अगर कोई अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो क्या इतना आगे जाना जरूरी है? श्रीमान अर्जुन, क्या आपको ज़रूरत थी इस तरह हमारा मजाक उड़ाने की? हर्षवर्धन ने पूछा। अगर आपके कर्मचारी रोज़ ओवरटाइम करना चाहें और यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के समय के लिए भी वेतन मांगें, तो क्या आप उन्हें ओवरटाइम देंगे? तो आप कहना चाहते हैं कि हम आपसे सीखें, हर दिन लोगों से जान निकाल देने वाला काम करवाएं, तभी कंपनी अच्छी चलेगी? अर्जुन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि कुछ कंपनियां अब 007 प्रणाली तक पहुंच गई हैं, यानी हफ्ते में 7 दिन, दिन रात काम। हाल ही में किसी के मर जाने की खबर भी आई थी, क्या आप इसे भी व्यक्तिगत चुनाव कहेंगे? हर्षवर्धन सच में कहना चाहते थे कि कोई भी 996 करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक एक तैयार मजदूर वर्ग है, कोई न कोई तो 996 करेगा। यही समाज का क्रूर यथार्थ है। जब तक वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनकी ओवरटाइम की एक एक पाई भी नहीं काटूंगा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। और मेरे घाटे की बात कर रहे हैं? मैं सालाना सिर्फ कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर का घाटा झेल रहा हूं, मेरी कुल आमदनी का 1% भी नहीं। क्या आपको लगता है मुझे इसकी परवाह है? कुछ 100 अरब डॉलर सालाना। कुछ लोगों ने आपस में कटु मुस्कानें बांटी। सिर्फ का क्या मतलब है? कुछ 100 अरब डॉलर कोई छोटी बात है। उन सब की सालाना आमदनी जोड़ दी जाए तो शायद 100 अरब डॉलर भी नहीं होगी। और अर्जुन की यह सिर्फ 1% आमदनी है। क्या वह सच में हर साल 10 ट्रिलियन डॉलर कमाता है? ये तो हास्यास्पद है। पूरे विश्व का सालाना जीडीपी ही 80 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। अगर अर्जुन के दावे माने तो वह दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। उसे तो अब तक पृथ्वी का शासक बन जाना चाहिए था, या शायद अंतरिक्ष में मानवता का नेतृत्व कर रहा होता। लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि अर्जुन शायद 10 ट्रिलियन नहीं, पर कुछ ट्रिलियन डॉलर सालाना तो कमाता ही है, वरना वह इतने आसानी से टेंसन और नेटजेई जैसे समूहों में 1-1 ट्रिलियन डॉलर लगाकर हिस्सेदारी नहीं खरीद पाता। लगता है इस बार उसका देश में लौटना पूरे बिजनेस जगत का नक्शा ही बदल देगा। हर्षवर्धन और अन्य लोग मन ही मन सोचने लगे, अर्जुन की कितनी कंपनियां हैं, ये तो कोई नहीं जानता। पर वे जानते थे कि आजकल जो कंपनियां बाजार में छाई हुई हैं, जैसे झनकार, साउंड फॉरेस्ट म्यूजिक, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी, मुस्कान, वेबो, ये सब अर्जुन की ही कंपनियां थीं। विशेषकर यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी तो अब भारतीय तकनीकी महागुट को टक्कर देने लगी थी। अगर अर्जुन की ये नीतियां सार्वजनिक हो गईं तो समाज में एक भूचाल आ जाएगा। अगर अर्जुन की इतनी बड़ी कंपनियां 996 के बिना चल रही हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? अगर वो ओवरटाइम पर डबल पे करता है तो तुम क्यों नहीं? अगर नहीं करते तो तुम्हारे कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे। असली प्रतिभा किसी एक कंपनी से बंद कर नहीं रहती। सबसे डरावनी बात यह थी कि शायद हजारों प्रतिभाशाली लोग अर्जुन की कंपनियों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इससे अर्जुन की लागत तो बढ़ेगी, लेकिन कंपनियां और अधिक मजबूत होंगी और उनकी प्रगति और तेज हो जाएगी। अर्जुन शायद अंत में हारेगा नहीं, जीतेगा। ये लड़का बहुत चालाक है। ये सोचते ही हर्षवर्धन और अन्य लोग भीतर से कांप उठे। पर उन्हें क्या पता कि अर्जुन ने इतना कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस गुस्से में था और समाज को थोड़ा बदलना चाहता था। बाकी लोग क्या सोच रहे थे, अर्जुन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। ठीक है भाइयों, आप सब यहाँ आए हैं तो इन मुद्दों को मूड खराब मत करने दीजिए। लव फडणवीस, जो सबसे कम पूंजीवादी प्रवृत्ति वाले थे, ने माहौल नरम करने की कोशिश की। चलिए नीलामी की बात करते हैं। हाँ हाँ, अर्जुन ने सभी का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। कृपया सभी लोग बैठ जाए। लगता है आप लोग इस नीलामी के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। हाँ, लगता है अर्जुन जी ने इस नीलामी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
लव फडणवीस ने हंसते हुए कहा, नीलामी में बात सिर्फ पैसे की होती है। अगर आपके पास पैसा है तो चाहे आपको पता हो कि क्या बिक रहा है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी खरीद सकते हैं। और अगर पैसा नहीं है तो पता चल जाने से भी कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने कहा, बात तो सही है। लव फडणवीस थोड़े असहज हो गए। अर्जुन की बात गलत नहीं थी, पर दिक्कत ये थी कि इवन इफ मनी वॉज अवेलेबल इट स्टिल टुक समय और साधन इकट्ठा करने में मेहनत लगती है। जैसे कि मां हर्षवर्धन, उनके पास पैसा था लेकिन उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा निवेशों में फंसा रहता था। और जब नीलामी विदेशी धरती पर होती और पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफर करना होता तब मामला और जटिल हो जाता। इस बार नीलामी के लिए लव फडणवीस ने 300 मिलियन यूरो इकट्ठा किए थे और उसमें भी उन्हें आधा महीना लग गया था। अर्जुन जी, आपने इस बार कितनी राशि तैयार की है? लव ने पूछा। ये अर्जुन खुद नहीं जानता था कि उसके पास अभी कितनी राशि है। अब तक उसके सभी खर्चों की व्यवस्था होंग यादव संभालते थे, इसलिए उसने उन्हें फ़ोन किया। होंग, एक सवाल है। जी अर्जुन जी, जैसा कहिए। अगर मुझे तुरंत पैसा चाहिए तो मैं यूरोप में कितनी पूंजी तत्काल प्रयोग में ला सकता हूँ? यूरोप में अभी के अभी 5 ट्रिलियन यूरो तक बिना किसी रुकावट के उपलब्ध हैं, होंग ने कहा। हाँ, ये सुनकर अर्जुन भी दंग रह गया। 5 ट्रिलियन यूरो, ये राशि तो अमेरिका और भारत के बाद तीसरे सबसे बड़े देश के बराबर थी। अगर आपको बड़ी राशि चाहिए हो तो एक रात का वक्त दीजिए, हम 10 ट्रिलियन यूरो इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर कल दोपहर तक चाहिए हो तो 20 ट्रिलियन तक संभव है, होंग ने जोड़ा। इतना ज़्यादा? हाँ, ये तो सिर्फ डोरेलास परिवार की शक्ति है। अगर बाकी 3 परिवारों को भी साथ लें तो 50 ट्रिलियन यूरो नकद भी कल सुबह तक तैयार किया जा सकता है। बस इतना काफ़ी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे याद था कि अब तक किसी भी नीलामी में $1 अरब से ज़्यादा की बोली नहीं लगी थी। भले ही ये नीलामी खास हो, कुछ 100 अरब यूरो से वो सब कुछ जीत सकता था। अब अर्जुन के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में दुनिया में 50 ट्रिलियन यूरो कैश में मौजूद हैं? ठीक है, समझ गया। अर्जुन चौहान ने फ़ोन रखा, 2 गहरी सांसें लीं और खुद को शांत किया। श्रीमान अर्जुन, लगता है आपके पास हमसे कहीं ज़्यादा संपत्ति उपलब्ध है। लव फडणवीस ने सिर्फ अर्जुन की तारीफ नहीं की, बल्कि वे ये भी जानना चाहते थे कि अर्जुन के पास असल में कितना पैसा था। इस बार मैंने 500 मिलियन यूरो की व्यवस्था की है। मुझे लगता है दोनों माँ साहब ने मुझसे ज़्यादा रकम लाई होगी, है न? ली गोपाल ने कहा, मैंने 800 मिलियन यूरो की तैयारी की है। माँ हर्षवर्धन हंस पड़े, मेरे पास भी इतना ही है। वाह, ये तो धन प्रदर्शन प्रतियोगिता लग रही है, अर्जुन ने मन में सोचा, लेकिन उसकी नज़र में माँ हर्षवर्धन और माँ यशवर्धन सिर्फ छोटे खिलाड़ी थे। अजीब है, क्या वाकई इस नीलामी में बिकने वाली वस्तु इतनी कीमती है? अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी जिज्ञासा जाहिर की। जितना मुझे याद है, दुनिया में अब तक की सबसे महंगी नीलामी मात्र 730 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई थी, और तुम लोग तो जैसे पूरा मैदान ही खरीदने आ गए हो। नहीं श्रीमान अर्जुन, आप वहाँ थोड़ा गलत हैं, माँ हर्षवर्धन बोले। 10 साल पहले जब हम पहली बार इस नीलामी में आए थे तब हमारी सोच भी ऐसी ही थी। मैं तब सिर्फ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आया था, सोचकर कि कई अच्छे सामान खरीद लूंगा, लेकिन अंत में एक भी चीज़ नहीं खरीद सका। सच में, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लग रहा है। अर्जुन कुछ चौंक गए। विश्वस्तरीय नीलामी में अक्सर चित्रकला या बहुमूल्य धरोहरें ही बिकती हैं, जैसे कि समुद्र का दिल, हार, और उनकी कीमत भी सामान्यतः कुछ करोड़ डॉलर तक ही होती है। सामान्य वस्तुएं तो लाखों डॉलर में ही बिक जाती हैं। 50 मिलियन डॉलर लेकर जाना और कुछ भी न मिलना, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता। यहीं पर आप जानकारी में पीछे हैं, माँ हर्षवर्धन ने कहा। नीलामी का आयोजन जरूर फ्रैंकफर्ट की रॉयल नीलामी संस्था करती है, लेकिन वे केवल बिचौलिए हैं। असली विक्रेता एक बहुत ही रहस्यमय संगठन है। अरे, कितना रहस्यमय हो सकता है? अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। बहुत ही रहस्यमय। कहा जाता है कि उसमें कलाकारों, पुरातत्वविदों, रसायन शास्त्रियों, यहाँ तक कि हथियार डीलरों तक का समूह शामिल है। वे दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से मूल्यवान वस्तुएं खोजते हैं, कुछ की उत्पत्ति तो काफ़ी संदिग्ध भी होती है। वाह, तभी तो कभी विमान, टैंक, विध्वंसक जहाज और अगले ही पल हमारे भारत की तलवार-ए-भारत जैसी वस्तुएं नीलामी में आ जाती हैं। क्या अर्जुन जी 10 साल पहले की उस नीलामी में थे? माँ हर्षवर्धन ने चौंक कर पूछा। ये नीलामी कभी सार्वजनिक नहीं होती और केवल एक सीमित उच्चस्तरीय वर्ग में ही इसकी जानकारी रहती है। अगर कोई नीलामी में भाग नहीं लेता या प्रतिभागी का करीबी नहीं होता तो उसे पता नहीं चलता कि वहाँ क्या क्या बिका। जाहिर है, अर्जुन ने जिन वस्तुओं का जिक्र किया वे पिछली नीलामी की प्रमुख वस्तुएं थीं, लेकिन उनकी याद में वहाँ 10 साल का कोई भारतीय बच्चा मौजूद नहीं था। मैं नहीं गया था, मेरे पिताजी गए थे, अर्जुन ने कहा। वे सभी विमान, टैंक, विध्वंसक और तलवार-ए-भारत, ये सब उन्होंने ही खरीदे थे। वो आपके पिताजी थे? माँ हर्षवर्धन और ली गोपाल ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों वहाँ मौजूद थे और वह व्यक्ति बहुत ही विशेष वीआईपी कमरे में बैठा था।
तब उन्होंने केवल उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी थी। वह व्यक्ति इतना धनी था कि आज तक उन्हें याद है जिस पर उसकी नज़र पड़ी वह वस्तु उसकी ही हो गई। चाहे कीमत 10 गुना बढ़ जाए, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था, जैसे सैकड़ों मिलियन डॉलर उसके लिए सिर्फ एक संख्या हों। अब समझ में आया, अगर अर्जुन उसका बेटा है तो सब कुछ समझ में आता है। हर्षवर्धन बोले, चूंकि ये लोग असाधारण होते हैं, यहाँ बिकने वाली वस्तुएं विश्व स्तरीय नीलामियों की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं। मुझे याद है कि पिछली बार कुल 97 वस्तुएं नीलामी में रखी गई थीं, एक भी अनबिकी नहीं रही और शुरुआती बोली 0 से शुरू हुई थी। लेकिन कुल बिक्री 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, यानी हर वस्तु औसतन 300 मिलियन डॉलर में बिकी। वाह, तभी तो तुम सब लोग इतने पैसे लेकर आए हो। अर्जुन ने अब बात थोड़ी समझी। इस बार हमारे सूत्रों के अनुसार भारत की कुछ खोई हुई ऐतिहासिक धरोहरें भी इसमें शामिल हैं। दरअसल हमें भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर प्रशासन द्वारा ये कार्य भी सौंपा गया है कि हम इनमें से कम एक या दो वस्तुएं वापस ला सकें। तुम लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। हर्षवर्धन का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है कि उन्हें पता है कि भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति कितने भावुक होते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जब भी कोई भारतीय धरोहर नीलामी में आए, उसकी शुरुआती और अंतिम कीमतें अकल्पनीय रही हैं। कैसे? पिछले साल की क्रिस्टी नीलामी को ही लीजिए। खवांगदी के आंतरिक ग्रंथ की एक मूल प्रति सामने आई थी। जानते हैं उसकी अंतिम कीमत क्या रही? अर्जुन ने सिर हिलाया। पूरे 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उसे हांगकांग के एक गुमनाम व्यापारी ने खरीदा और अब वह वस्तु राष्ट्रीय इतिहास और धरोहर संग्रहालय में संग्रहीत है। एक अधूरी प्रति के लिए ये कीमत उसके ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य से भी कहीं अधिक थी। लेकिन वे इस पर दांव लगाते हैं कि हम भारतीय, चाहे कीमत कुछ भी हो, उसे वापस लाना चाहेंगे, इसलिए वे दीवानों की तरह कीमत बढ़ा देते हैं। आग में घी डालना, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। बिल्कुल, आग में घी डालना, हर्षवर्धन बोले। तो अगर वाकई भारतीय धरोहरें सामने आती हैं तो हम जो धन लाए हैं उससे शायद एक भी वस्तु न खरीद सकें। चूंकि मैं आ गया हूं तो अब ये कार्य मुझे सौंप दो। श्रीमान अर्जुन, आपने कितनी राशि लाई है? लव फडणवीस उत्सुक हो उठे जब उन्होंने देखा कि अर्जुन पूरी तरह तैयार है। तुम लोगों से हजारों गुना ज्यादा, अर्जुन ने हल्के से कहा। क्या? हर्षवर्धन और अन्य लगभग चिल्ला पड़े। हालांकि पिछली बार अर्जुन ने 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी राशि से हर्षवर्धन और ली गोपाल को चौंका दिया था, लेकिन वे मानते थे कि वो धन शायद अर्जुन की कंपनी की संपत्ति रही होगी। जैसे हर्षवर्धन और यशवर्धन की संपत्ति भी अरबों डॉलर की थी, लेकिन वह धन उनकी कंपनियों का था। वे उसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते थे, खासकर नीलामी में। इसलिए ऐसा लग सकता था कि जो लोग सैकड़ों अरब डॉलर के मालिक हैं, वे नीलामी में सिर्फ कुछ अरब ही लाते हैं, लेकिन सच्चाई यही थी कि ये उनकी व्यक्तिगत नकद परिसंपत्तियों की सीमा होती थी। वे मानते थे कि अगर अर्जुन अधिक समृद्ध भी हो तो भी वह शायद कुछ अरब यूरो ही ला सकता होगा, लेकिन हजारों गुना ज्यादा, मतलब ट्रिलियन डॉलर, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या अर्जुन की कंपनी, जो पूरी तरह से उसी की थी, इतनी भारी नकद संपत्ति रखती थी? असंभव। यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी भी महज कुछ अरब डॉलर की वैल्यू की थी, अगर उसे बेच भी दिया जाए तो भी ट्रिलियन नहीं बनते। अर्जुन ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। आश्चर्य मत करो, ये तो बस सामान्य संचालन है। तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारी कल्पना को सीमित करती है। फिर उसने ठंडी हंसी में कहा, वैसे भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं इन धरोहरों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने वाला हूँ। पैसा खर्च करने का इरादा नहीं। इसका मतलब क्या है? सबको अर्जुन चौहान की बात में कुछ छिपा हुआ लगा, पर कोई भी उसकी असली मंशा को समझ नहीं पाया। इस नीलामी की खास बात यह थी कि हर वस्तु की शुरुआती बोली 0 यूरो से शुरू होती थी, जो कि नीलामी की दुनिया में एक विसंगति है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी नीलामी संस्थाएं भी कभी कभी वस्तुएं न बेच पाने की स्थिति में होती हैं। अगर यहाँ ऐसा हुआ तो मूल रूप से वह वस्तु मुफ्त में चली जाएगी और यह सैकड़ों मिलियन यूरो के नुकसान की बात होगी। पर उन्हें खुद पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अब तक एक भी वस्तु को बिना बिके नहीं जाने दिया। यह नीलामी में रखी वस्तुएं इतनी आकर्षक होती थीं कि कोई भी उद्योगपति उन्हें न्यूनतम मूल्य पर जाते हुए नहीं देख सकता था। एक और दिलचस्प नियम यह था कि हर बार की बोली में कम से कम 5 मिलियन यूरो की बढ़ोतरी जरूरी थी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। ऐसे माहौल में अर्जुन चौहान का यह सोचना कि वह सामान सस्ते में ले जाएगा केवल एक दिवास्वप्न ही लग रहा था। हे, आजकल के नौजवान कभी भी नियमों से नहीं चलते, अर्जुन चौहान ने शरारती मुस्कान के साथ एक रहस्यमयी टिप्पणी छोड़ते हुए वहां से विदा ली। क्रिस्टिन और एम्मा द्वारा छेड़े जाने के बाद अर्जुन के भीतर एक शैतानी ज्वाला जल रही थी, और अब जब उसने कामुक सुख का पहला स्वाद चख लिया था तो वह अब और देर नहीं करना चाहता था। लावण्या शर्मा के साथ जीवन की पराकाष्ठा अन्वेषण करने को वह बेताब था। श्रीमान अर्जुन, रुको, व्यवसाय की बात अभी बाकी है। यशवर्धन असल में अर्जुन चौहान से उसके व्यापारिक साम्राज्य की योजनाओं पर चर्चा करना चाहते थे, पर अब तक उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला।
अब जब अर्जुन निकलने को था तो माँ यशवर्धन बेचैन हो उठे। परेशान मत करो, अर्जुन ने पीछे पलटते हुए गरज कर कहा। मैं व्यस्त हूँ। ये क्या? माँ यशवर्धन ने अर्जुन के जाते हुए पीछे देखते हुए कहा। इससे तेज चेहरा बदलने वाला शायद कोई बंदर भी न हो। हालांकि बातचीत पहले थोड़ी तीखी हुई थी, पर अंत में जो चर्चा हुई वह दिलचस्प थी। तो फिर अर्जुन अचानक गुस्से में क्यों चला गया? शायद आजकल के नौजवान ऐसे ही होते हैं, ली गोपाल ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। खैर, वह एक भारतीय ही है और अब तो वह आर्यनगर शहर में है। तुम्हें उससे मिलने के कई मौके मिलेंगे। एक दो दिन की बात पर क्यों परेशान होना? आओ जल्दी से ये तय करें कि जब अर्जुन चौहान ने 996 वर्क पॉलिसी का विरोध किया तो अब क्या करें? काश मुझे पता होता कि उससे बात करने का ये परिणाम होगा, तो मैं कभी उसे बातचीत के लिए नहीं बुलाता। हर्षवर्धन को अब यह एहसास हुआ कि जब जब उनका आमना सामना अर्जुन से हुआ तब तब उनके लिए मुश्किलें ही आईं। पहली बार उसे 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली से बेहोश होने की नौबत आ गई थी। दूसरी बार उसने जिस नेटसे म्यूजिक को 10 सालों से संभाल रखा था उसे अर्जुन ने एक झटके में खरीद लिया। और अब इस बार भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि जल्द ही उसका सार्वजनिक चेहरा एक निर्दयी पूंजीपति जैसा दिखेगा, जबकि अर्जुन का चेहरा एक चमकते हुए नायक जैसा। ये सब तुम्हारी गलती है, माँ हर्षवर्धन ने माँ यशवर्धन को घूरते हुए कहा। हमारा ओवरटाइम का सिस्टम ठीक चल रहा था जब तक तुमने वो नैतिक पुरस्कार वाला सिद्धांत नहीं दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? माँ यशवर्धन मजबूर होकर मुस्कराए, जैसे उनकी अलीबाबा ग्रुप ही अकेली कंपनी थी जो 996 लागू कर रही थी। वो तो बस कंपनी की छवि सुधारना चाहते थे, कहाँ पता था कि उल्टा पड़ जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन चौहान और लावण्या शर्मा के बीच एक भावनात्मक और गर्मजोशी भरी रात बीती। अगली दोपहर तक वे दोनों नहीं उठे। लावण्या की टांगें अब भी दर्द में थीं और उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम्हें स्त्रियों के लिए कोई कोमलता नहीं है। हे। अर्जुन बेशर्मी से हंसा। तैयार हो जाओ, दोपहर का खाना खाते हैं और फिर 2 बजे नीलामी है। अगर तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो बता देना, चाहो तो आसमान के तारे भी लाकर दे दूंगा। धत, पुरुषों के मुंह से झूठ बोलने में भी कला होती है। लावण्या बोली, सोचते हो मुझे पता नहीं चला? कल तुम्हारे शरीर पर दूसरी स्त्रियों की खुशबू थी, वो भी एक नहीं कईयों की। अब तक तो मैंने पूछताछ भी ठीक से नहीं की। अर्जुन अचानक शर्मिंदा हो गया। मैं नहीं चाहता था, खुद वो महिलाएं मुझ पर टूट पड़ीं। फिर भी मैंने संयम रखा, अपनी पवित्रता बचा ली। क्या मैं सुंदर और धनवान होने के लिए दोषी हूँ? तुम और तुम्हारी डींगे। लावण्या ने मुस्कराते हुए उसे चपत मारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक शानदार दोपहर भोजन के बाद सभी लोग नीलामी हॉल की ओर बढ़े, जो उसी होटल की पहली मंजिल पर था। ये कमरा पहले व्यावसायिक आयोजनों के लिए उपयोग होता था, पर अब रॉथस्चाइल्ड परिवार द्वारा इसे एक भव्य नीलामी हॉल में बदल दिया गया था। नीलामी हॉल 2 हिस्सों में बंटा था, नीचे आम वर्ग और ऊपर वीआईपी वर्ग। हालांकि नीचे का वर्ग सामान्य कहा गया था, पर उसकी भव्य कुर्सियां और उन्नत तकनीक किसी भी मायने में सामान्य नहीं थीं। शायद रॉथस्चाइल्ड परिवार की नज़र में यही सामान्य था। ऊपरी वीआईपी हिस्से में प्राइवेट रूम थे। भीतर से बाहर का दृश्य दिखता था, पर बाहर से कुछ भी नहीं दिखता था। ये कुल 15 कमरे पंखे के आकार में फैले थे। हर एक में दृश्य सबसे बेहतरीन था, और बिना शक केंद्रीय वीआईपी कक्ष के स्वामी अर्जुन चौहान ही थे। हे भगवान, ये तो नीलामी का कमरा नहीं, ये तो एक लग्जरी स्वीट है, विक्रम लांबा ने चौंक कर कहा। कमरे का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक था, जिसमें एक पूरा नीलामी का व्यूइंग रूम, साथ ही एक शयन कक्ष, रसोई, स्नानगृह और सेवा में 5 सुंदर पूर्वी यूरोपीय युवतियां मौजूद थीं। एक तरफा शीशे के माध्यम से अर्जुन ने देखा कि माँ हर्षवर्धन और बाकी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरे हॉल में घूमने के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। उनकी नज़र अब दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरों की ओर जा रही थी। पता नहीं क्या वह 0 नंबर वाले वीआईपी कक्ष में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही 2 बजे की घंटी बजी, पूरा हॉल शांत हो गया। एक मधुर संगीत ध्वनि के साथ एक सुनहरी बालों वाली सुंदरी मंच पर आए। हे भगवान, एम्मा वॉटसन, उसे नीलामीकर्ता बना लिया। ये तो सीधा धोखा है। विक्रम लांबा की आंखें कांच से चिपक गईं। जब अर्जुन बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठा रहा, तो विक्रम ने पूछा, तुम हैरान क्यों नहीं हो? ओह, बात यह है, अर्जुन ने निर्विकार भाव से कहा, तुम शायद विश्वास न करो, पर कल रात वो मुझे बिस्तर पर दबाने ही वाली थी। कमीने, विक्रम ने उसकी मुस्कान देखकर मुंह बिचकाया। उधर एम्मा भी मंच से अर्जुन को ढूंढ रही थी। कल रात जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, फिर भी कैसे नशे में आ गई। और अचरज की बात यह थी कि अर्जुन ने उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया, जिससे वो खुद को लेकर भी सवालों में पड़ गई थी। आप सभी का स्वागत है विश्व स्तरीय दशकांत नीलामी महोत्सव में। मैं हूं आज की नीलामीकर्ता एम्मा वॉटसन।
काफ़ी खोज के बाद भी जब उसे अर्जुन नहीं दिखा तो उसने अपने पेशेवर कर्तव्यों की शुरुआत कर दी। इस बार उसकी फीस 10 मिलियन यूरो थी। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। वाह! हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ज़्यादातर तालियां उसकी सुंदरता के लिए थीं। प्रारंभिक स्वागत के बाद पहली वस्तु स्क्रीन पर प्रकट हुई। आज हमारे पास कुल 102 अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। तो चलिए पहली नीलामी वस्तु से शुरुआत करते हैं। 102 वस्तुएं, पिछले साल से भी ज़्यादा। आज तो पूरा खून खराबा होगा, विक्रम लांबा ने उत्तेजना से कहा। स्क्रीन पर धीरे धीरे प्रश्नवाचक चिन्ह मिटे और पहली वस्तु का खाका सामने आया। धत्तेरी की! अर्जुन चौहान के मुंह से गाली निकल गई। वह पहले से ही एक विमानवाहक पोत खरीदने की सोच रहा था ताकि उसे एक प्राइवेट याट की तरह इस्तेमाल कर सके, और अब जैसे उसकी इच्छा ने ब्रह्मांड को छू लिया हो। नीलामी की पहली वस्तु ही एक एयरक्राफ्ट करियर थी। पहली ही वस्तु में विमानवाहक पोत। ये तो मज़ा आ गया, अर्जुन ने जीभ चबाते हुए कहा। ये नीलामी तो अब धमाकेदार होगी। कहानी सिस्टम से समृद्धि की ओर भाग, विमानवाहक पोत की नीलामी। अर्जुन चौहान ने फ़ोन बंद किया, गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। लोकेश बंसल मुस्कराए। श्रीमान अर्जुन, लगता है आपकी संपत्ति हम सबसे कहीं अधिक है। ललित यादव ने कहा, मैं तो 500 करोड़ रुपये लेकर आया हूं, लेकिन मुझे लगता है श्रीमान माहेश्वरी और श्रीमान बंसल ज़्यादा लाए होंगे। मोहन माहेश्वरी हंसे, मैं 800 करोड़ रुपये लेकर आया हूं। ये क्या हो रहा है, अमीरी का प्रदर्शन? अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसकी नज़र में ये दोनों केवल छोटे मोहरे थे। वह अब भी सशंकित था, क्या ये नीलामी वाकई इतनी मूल्यवान है? माहेश्वरी बोले, 10 वर्ष पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने 50 करोड़ लाए थे। लगा कि बहुत कुछ खरीद लूँगा, लेकिन एक वस्तु भी नहीं मिली। क्या वाकई? अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। यह नीलामी एक शाही समूह द्वारा आयोजित होती है, लेकिन वास्तविक विक्रेता एक रहस्यमय संगठन है। इसमें कलाकार, पुरातत्व विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और हथियारों के व्यापारी तक शामिल होते हैं। जैसे कि पिछले वर्षों में बिक्री में शामिल विमान, टैंक और भारतीय तलवारें। अर्जुन ने पूछा, क्या आप वहाँ थे? माहेश्वरी चौंक गए। नहीं, मेरे पिताजी वहाँ थे। उन्होंने ही वो वस्तुएं खरीदी थीं। ओह, तो वह आपके पिताजी थे? सब अचंभित रह गए। हमें सूचना मिली है कि इस बार कुछ भारतीय विरासत की वस्तुएं नीलामी में हैं। भारत सरकार ने हमें उन्हें वापस लाने को कहा है। ललित यादव बोले, अगर कोई वस्तु भारतीय संस्कृति से जुड़ी होती है तो बोली आसमान छूने लगती है। जैसे कि पिछले वर्ष एक आयुर्वेदिक ग्रंथ अधूरी स्थिति में भी 230 करोड़ में बिका था। ये तो खुला शोषण है। अर्जुन का स्वर ठंडा था। बिल्कुल, माहेश्वरी ने सहमति में सिर हिलाया। तो आपने कितनी राशि लाई है? लोकेश बंसल ने पूछा। तुम सबसे 1000 गुना ज्यादा। अर्जुन का स्वर शांत था। क्या? सब स्तब्ध रह गए। मुझे इन विरासत वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्च नहीं करना। अर्जुन मुस्कुराया। क्या मतलब? कोई समझ नहीं पाया। अर्जुन मुस्कुराते हुए चला गया। अब वह लावण्या शर्मा के साथ बिताई रात की गर्मी दोहराने को आतुर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीलामी स्थल पर अगली दोपहर के 2 बजे एक सुनहरे बालों वाली सुंदर युवती मंच पर आई। विक्रम लांबा चौंक कर बोला, ये तो एमा वाटसन जैसी दिख रही है। आप सभी का स्वागत है इस दशक की सबसे बड़ी नीलामी में। मैं आज की संचालिका हूं, एमा, उसने हंसते हुए कहा। पहली वस्तु का अनावरण हुआ। जीमेल विमानवाहक पोत। 2002 में निर्माण शुरू, 2010 में पूर्ण, 10,000 करोड़ लागत, 1 लाख टन भार, परमाणु ऊर्जा यंत्र सहित ये पोत अद्वितीय है। विक्रम लांबा आश्चर्य में बोला, क्या ये सच में बिकेगा? अर्जुन हंसकर बोला, मैं तो इसे याच बनाना चाहता हूँ। एमा ने बताया, इसके युद्ध प्रणाली को हटाया जा चुका है, लेकिन नेविगेशन की 60% क्षमता बरकरार है। इसे खरीदने वाले को 10 वर्षों के लिए 200 कर्मचारी निःशुल्क मिलेंगे। नीलामी आरंभ हुई। 5 करोड़, एक यूरोपीय व्यापारी ने बोली लगाए। 10,000 करोड़। अर्जुन चौहान ने तुरंत बटन दबाया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। क्या कर रहे हो? विक्रम चिल्लाया। तुमने ही तो कहा था इसकी यही कीमत है। अर्जुन बोला, मैं अंतिम बोली की बात कर रहा था, शुरुआती नहीं। विक्रम माथा पकड़ बैठ गया। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, क्या मैं 200 करोड़ की चिंता करता हूँ? उसने मुस्कराते हुए कहा। नीचे लोग बुदबुदाने लगे। ये कौन है? इतनी बड़ी बोली? कहीं ये वही अर्जुन चौहान तो नहीं? हाँ, स्वर वही है। एमा की आंखों में चमक आ गई। अगर ये बोली स्वीकार हुई तो उसे करोड़ों की कमीशन मिलने वाली थी।